हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज का जो यह सेशन है वह डेडिकेटेड है जेई सी एन डब्ल्यू का एग्ज़ाम रतलाम डिवीज़न द्वारा कंडक्ट कराया गया था। तो उसमें टोटल 110 क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो इन्हीं आज 110 क्वेश्चन को हम रिव्यू करेंगे। और जो यह रिवीजन होगा हमारा वह रैपिड फायर होगा, मींस काफ़ी कम समय में हम जो है तो इस पेपर को वाइंड अप करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और साथ में अगर कोई डाउट है तो उससे रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की अवधि क्या है? तो यहाँ पे टॉलिक जो है, टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी की मीटिंग्स पीरियोडिसिटी के बारे में बात की जा रही है। तो बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पे, तो वो जो कमेटी ऑफ पार्लियामेंट थी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, जो कॉन्स्टिट्यूट की गई थी अंडर सेक्शन 4 ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 इन द ईयर 1976 में, तो उनके अकॉर्डिंग उन्होंने जो रिकमेंडेशंस दी, तो उनके अकॉर्डिंग जो टॉलिक है वह हर साल में 2 बार कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। दैट मीन्स व्हाट, 6 मंथ में एक बार। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है। इस पेपर को मैंने जो सॉल्व किया हुआ है, जो आंसर टिक किए हुए हैं वही जो है तो करेक्ट आंसर है ऑलमोस्ट। लेकिन एक बार आप ज़रूर रिव्यू करिएगा। इसके अलावा एक ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी होती है जो कि 3 माह में एक बार इसकी मीटिंग पीरियोडिसिटी होती है। तो ओलिक जो होता है वह 3 माह में एक बार होगा, मतलब क्वार्टरली होता है, और टॉलिक जो होगा वह 6 माह में एक बार होगा। ठीक है। तो टॉलिक के अंदर जो टाउन का सीनियर मोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर होता है उसको चेयर करते हैं टॉलिक को। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? राजभाषा आयोग का गठन जो है तो 7 जून 1955 को किया गया, 7 जून 1955 को किया गया। और इसको इसको जो फर्स्ट चेयरमैन थे वह बीजी खेर थे। ठीक है, इसलिए इसको बीजी खेर कमीशन भी कहते हैं। नेक्स्ट है, राजभाषा नियम कब पारित हुआ? तो राजभाषा नियम जो है, दैट मीन्स व्हाट ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स, वह 1976 में पारित हुए। नेक्स्ट है, प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, जिसको हम नेशनल हिंदी डे कहते हैं। इसके अलावा अगर हम वर्ल्ड हिंदी डे की बात करें तो वह 10 जनवरी को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। ठीक है। राजभाषा नियम का संशोधन कब कब हुआ? तो राजभाषा नियम जो है तो सबसे पहले 1976 में बनाए गए, और 1987 में उनको सबसे पहले अमेंड किया गया। और इसके बाद 87 के बाद जो है तो इसको 2007 में अमेंड किया गया दूसरी बार, और तीसरी बार जो है तो 2011 में अमेंड किया गया। तो 87 याद रखिए, फिर उसके बाद 2007 याद रखिए, फिर उसके बाद 2011 याद रखिए। ठीक है। तो 3 बार अब तक अमेंडमेंट हो चुका है। तो पहला अमेंडमेंट की बात करेंगे तो 1987 में इसको फर्स्ट टाइम अमेंड किया गया था। नेक्स्ट है, राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ? तो 10 मई 1963 को यह अधिनियम पारित हुआ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 मई 1963 फर्स्ट। नेक्स्ट है, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष जो होते हैं बेसिकली वह प्रधानमंत्री होते हैं। इसकी बात कर लेते हैं। केंद्रीय हिंदी समिति का की भी जो अनुशंसा है वह कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज जो कॉन्स्टिट्यूट की गई थी अंडर सेक्शन 4 क्लॉज 1 ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। तो उन्होंने रिकमेंडेशंस करी थी कि एक केंद्रीय हिंदी समिति बनाई जाएगी जिसके अध्यक्ष जो होंगे वह प्रधानमंत्री होंगे, और साथ में इस को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, मतलब हर 3 साल में जो है तो इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। यह जो टाइम पीरियड है, टेन्योर है 3 साल का, उसको घटाया या बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। तो केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट है, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 क्लॉज 3 कब पारित की गई? तो यह 26 जनवरी 1965 को पारित की गई थी, आप सभी को पता है। ठीक है। नेक्स्ट है, हिंदी को संवैधानिक दर्जा कब मिला? तो हिंदी को संवैधानिक दर्जा जो है 14 सितंबर 1949 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा प्रदान किया गया, और इसी कारण से हम 14 सितंबर को नेशनल हिंदी डे सेलिब्रेट करते हैं। अरुणाचल प्रदेश की किस क्षेत्र में आता है? तो अरुणाचल प्रदेश जो है बेसिकली वह गा क्षेत्र के अंदर आता है। ठीक है। तो गा क्षेत्र के अंदर आता है, और इसकी जो राजभाषा है वह अंग्रेजी है। नेक्स्ट है, तो इस तरह से हमने जो है तो इस सेक्शन में जो ऑफिशियल लैंग्वेज सेक्शन है उसको कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे,
अब आते हैं इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन की ओर। तो यहाँ पूछा जा रहा है एक्स पार्टी इंक्वायरी में बी हेल्ड व्हेन। तो एक्स पार्टी इंक्वायरी तब कंडक्ट की जाती है जब जो चार्ज्ड ऑफिशियर है, चार्ज ऑफिसर जो होता है वह इंक्वायरी ऑफिसर के समक्ष अपीयर नहीं होता। तो जो भी चार्ज ऑफिसर है इफ डस नॉट अपीयर बिफोर द इंक्वायरी ऑफिसर, तो इस केस में जो है तो एक्स पार्टी इंक्वायरी में बी हेल्ड। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है रिप्लाई टू द चार्ज मेमो बाय द सीओ दैट इज चार्ज ऑफिसर इज। तो जो भी चार्ज ऑफिसर है उसके द्वारा एक चार्ज मेमो का रिप्लाई, जो भी चार्ज उस पर, जो भी आरोप लगे हुए हैं उस पर, तो उसका रिप्लाई उसको 10 दिन के अंदर देना होता है। सो चार्ज मेमोरेंडम चार्ज ऑफिसर द्वारा कितने दिनों में रिप्लाई किया जाता है, तो यह 10 दिनों के अंदर, 10 दिनों के भीतर इसको रिप्लाई किया जाना होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है पूछा जा रहा है रिव्यू ऑफ सस्पेंशन केसेस इज डन इन। तो 90 दिनों में जो है तो 90 दिनों के अंदर जो है तो इसको रिव्यू किया जाता है, दैट मीन्स आफ्टर 3 मंथ्स रिव्यू किया जाता है इसको। अटेंडेंट ऑफ फर्स्ट क्लास पास कैन बी ट्रेवल्ड इन विच क्लास। तो अटेंडेंट ऑफ द फर्स्ट क्लास पास कैन बी ट्रेवल्ड इन अ सेकेंड क्लास स्लीपर। ठीक है, तो ही कैन ट्रेवल ओनली इन सेकेंड क्लास स्लीपर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ पीटीओ। तो सभी को पता है आपको फुल फॉर्म ऑफ पीटीओ क्या होता है, दैट इज प्रिविलेज टिकट ऑर्डर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ लीव इनकैशमेंट ऑन रिटायरमेंट। तो यहाँ पे लिमिट ऑफ लीव इनकैशमेंट दैट मीन्स एलएपी के लिए बोल रहा है यहाँ पे, तो 300 डेज का जो मैक्सिमम एक्यूमुलेशन यहाँ पे रहता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है एलएपी शैल बी क्रेडिटेड टू अ रेलवे सर्वेंट एट अ रेट ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे एलएपी की बात की जा रही है कि किस रेट पर जो है तो क्रेडिट होता है, तो यह जो है 2.5 डेज पर मंथ क्रेडिट होता है। ठीक है, इसके अलावा एलएचएपी की बात करें तो यह 5/3 डेज पर मंथ जो है तो क्रेडिट होता है। तो 2.5 डेज, 2.5 डेज पर मंथ। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे। फीमेल रेलवे फीमेल रेलवे एम्प्लॉय शैल बी entitled टू मैटरनिटी लीव फॉर 180 डेज, दैट मीन्स फॉर 26 वीक। तो इसको जो है 26 वीक के लिए कर दिया गया है। ठीक है, मैटरनिटी लीव का प्रोविजन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। नेक्स्ट है द फॉलोइंग आर नॉट इन द पेनाल्टी अंडर D&AR रूल। तो डिसिप्लिन एंड अपील रूल के तहत जो है यहाँ पूछा जा रहा है सेंश्योर, वार्निंग, स्टॉपेज ऑफ पास एंड पीटीओ। तो इसका आंसर जो जाएगा वार्निंग इज नॉट अ पेनाल्टी, याद दे रखिए आप। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है पूछा जा रहा है व्हेन अ रेलवे एम्प्लॉय प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन बट ओनली अ माइनर पेनाल्टी इज इम्पोज्ड। ठीक है, जब भी कभी क्या होता है उसको सस्पेंशन दिया गया है और उस पर माइनर पेनाल्टी इम्पोज की गई है, सो द ट्रीटमेंट ऑफ सस्पेंशन पीरियड इज ट्रीटेड एज ऑन ड्यूटी। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इस केस में जो सस्पेंशन पीरियड होगा उसको एज अ ड्यूटी ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट है पेनाल्टी ऑफ कंपलसरी रिटायरमेंट रिमूवल और डिसमिसल। ठीक है, जो कि बेसिकली मेजर पेनाल्टी का पार्ट है। फ्रॉम द रेलवे सर्विस शुड बी इम्पोज ओनली बाय। तो इसको जो है तो इम्पोज किया जाता है केवल अपॉइंटिंग अथॉरिटी द्वारा। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कंट्रोलिंग ऑफिसर, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, अपॉइंटिंग अथॉरिटी, तो इसका आंसर क्या जाता है अपॉइंटिंग अथॉरिटी। नेक्स्ट है इंक्वायरी इज नॉट मैंडेटरी अंडर रूल। तो रूल नंबर 14(2) के अंदर जो है तो इंक्वायरी इज नॉट मैंडेटरी। नेक्स्ट है पूछा जा रहा है यहाँ पे अ रेलवे सर्वेंट शैल बी डीम्ड टू हैव प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन इफ ही हैज़ बीन पुट इन पुलिस कस्टडी फॉर अ पीरियड ऑफ। तो कोई भी रेलवे सर्वेंट है वह एज अ प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन उसको डीम्ड मान लिया जाता है जब वह पुलिस कस्टडी में मोर देन 48 आवर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रुप सी एंड ग्रुप डी एम्प्लॉयज अंडर सस्पेंशन में बी गिवन 1 सेट ऑफ पास पर कैलेंडर ईयर, 2 सेट्स ऑफ पास पर कैलेंडर ईयर, 3 सेट्स ऑफ पास पर कैलेंडर ईयर एंड डी नन। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि ग्रुप सी और डी रेलवे एम्प्लॉयज़ अगर सस्पेंशन के केस में आते हैं तो उन केस में जो है तो उनको
जो पीटीओ या जो पास मिलता है, ठीक है, प्रिविलेज पास, तो वह कितने पास उनको मिलते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ इसका आंसर आपको पता होगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। नेक्स्ट है, विच आर द स्टैंडर्ड फॉर्म इज रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड फॉर इशूइंग द ऑर्डर डीम्ड सस्पेंशन। तो डीम्ड सस्पेंशन के लिए SF2 जो होता है वह होता है। ठीक है, सस्पेंशन के लिए SF1 होता है, आपको पता होगा। SF5 मेजर पेनाल्टी, SF11 माइनर पेनाल्टी के लिए होता है। हाउ मेनी केसेस कैन बी डील्ड अ रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉय एज अ डिफेंस असिस्टेंट एट अ टाइम। ठीक है, तो जो भी रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉय होता है एज अ डिफेंस असिस्टेंस की बात करें अगर, तो एट अ टाइम वह कितने 7 केसेस को डील कर सकता है। ठीक है, सो हाउ मेनी केसेस कैन डील अ रिटायर्ड रेल एम्प्लॉय, तो रिटायर्ड रेल एम्प्लॉय जो है वह 7 केसेस को एज अ डिफेंस असिस्टेंस डील करता है एट अ टाइम पे। नेक्स्ट है, ब्रेक जर्नी इज नॉट परमिसिबल इन केस ऑफ। तो ब्रेक जर्नी को परमिसिबल नहीं करते इन केस ऑफ सेटलमेंट पास। तो जब भी सेटलमेंट पास होता है, आपको इशू किया जाता है, तो इस केस में जो है तो ब्रेक जर्नी उसमें परमिट नहीं होती। मैक्सिमम इनकैशमेंट ऑफ लीव ऑन एवरेज पे, दैट मीन्स LAP की बात करें अगर, तो इस केस में जो है टोटल 60 डेज़ का आपको इनकैशमेंट मिलता है। क्योंकि अगर हम बात करें तो पूरे सर्विस पीरियड में टोटल 6 टाइम्स जो है तो यह इनकैशमेंट का मिलता है, और जो कि एक टाइम पे जो है तो 10 डेज़ का इनकैशमेंट मिलता है। तो 10 × 6 दैट इज़ 60 डेज़। नेक्स्ट है, ग्रुप डी स्टाफ हैव completed 20 years and more but less than 25 years of service are entitled to get PRCP, post retirement complimentary pass। तो इस केस में हम देखते हैं यहाँ पे एडवांस करेक्शन स्लिप नंबर 79 है, जिसका डेट है 24 सितंबर 2018। इसके अकॉर्डिंग अगर कोई ग्रुप A और B स्टाफ है या ऑफिसर हैं, उन्होंने अपनी 20 साल की सर्विस कंप्लीट कर ली है, तो उनको 3 सेट्स ऑफ पास ऑन सर्विस मोर देन 20 ईयर मिलता है। ठीक है, और ग्रुप C एंड D एम्प्लॉयज़ को जो है तो 2 सेट्स ऑफ पास मिलता है। ठीक है, तो पहले यह जो है तो 1 सेट हुआ करता था, दैट मीन्स व्हाट मोर देन 25 ईयर्स पर मिलता था, या 2 सेट। ठीक है, तो अब जो है 20 ईयर्स की सर्विस आपने अगर कंप्लीट कर ली है, तो आपको 2 सेट्स पर एनम जो है पास PRCP मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ LAP एट अ टाइम दैट अ रेलवे सर्वेंट में बी ग्रांटेड। तो एक समय पर जो है तो टोटल 180 डेज का LAP इशू किया जाता है टू द रेलवे सर्वेंट। ओके, नेक्स्ट है, कोडल लाइफ ऑफ टैंक वैगन। तो टैंक वैगन का कोडल लाइफ कितना होता है, दैट इज अ 40 ईयर, बिल्कुल राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट है, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ ब्रेक एप्लीकेशन। तो ब्रेक एप्लीकेशन का कंडीशन क्या है, जब भी कभी क्या होता है, BP जो होता है वह लेस देन CR होता है, तो इस केस में ब्रेक एप्लीकेशन होता है। ठीक है, आपको ब्रेक एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आशा करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे ब्रेक पाइप प्रेशर अगर हम बात करें यहाँ पे, तो BP जो होता है 5.0 से चार्ज होता है, CR भी 5.0 से चार्ज होता है। तो अगर उसमें रिलेटिव डिफरेंस आता है, ठीक है, दैट मीन्स BP को हम क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। ठीक है, तो या BP को जब भी क्या हो जाता है, रिड्यूस किया जाता है, तो इस केस में ब्रेक एप्लीकेशन जो है तो होता है। नेक्स्ट है, व्हाट विच इज़ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर ब्रेक वाइंडिंग। तो लीकेज इन द BP मेन लाइन, ठीक है, माल फंक्शनिंग ऑफ DV, लीकेज इन CR, ये तीनों केसेस जो है तो ब्रेक वाइंडिंग का कारण बनते हैं। इसके अलावा लीकेज इन PEEV इज नॉट अ रीजन फॉर ब्रेक वाइंडिंग। ओके, हाउ मच एयर प्रेशर शुड बी ड्रॉप्ड इन अ ब्रेक वैन फॉर एयर कंटिन्यूटी टेस्ट। एयर कंटिन्यूटी टेस्ट जब भी की जाती है, तो इस केस में 1 kg/cm² प्रेशर BP प्रेशर को ड्रॉप किया जाता है। ठीक है, और सेम जो है तो यह प्रेशर जो है तो लोको साइड से ड्रॉप किया जाता है, तो और गार्ड एंड पर उसको देखा जाता है। ठीक है, और सेम यही जो है तो प्रोसेस गार्ड एंड से की जाती है और लोको पर देखा जाता है। ठीक है, तो इस केस में 1 kg/cm² का प्रेशर जो है तो दोनों साइड से रिड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट है, क्लोज सर्किट रेक्स आर एग्जामिनेड। तो जो क्लोज सर्किट रेक्स है वह ट्विन बेसिस पर नॉमिनेटेड बेस डिपो जो होते हैं वहाँ पर इनको एग्जामिन किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है लगेज कैरिंग कैपेसिटी ऑफ LVPH। तो LVPH की बात करें तो LHB हाई कैपेसिटी पार्सल वैन जो होता है, उसका जो ढलाई क्षमता है वह कितना है, तो उसका ढलाई क्षमता जो है वह 24 टन है। कितना है, 24 टन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो
आमतौर पर अगर हम बात करें तो वीपीएच का जो कैरिंग कैपेसिटी था 18 टन था, यह 18 टन से इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया, 24 टन कर दिया गया है। कितना, 24 टन कर दिया गया है। और यह जो होता है एलवीपीएच, इसका जो ऑपरेटिंग स्पीड है वह 130 के एम पी एच है, 130 के एम पी एच। तो इसको भी आपको याद रखना है। याद रखिएगा इसकी कैरिंग कैपेसिटी कितनी होती है, ढलाई क्षमता, दैट इज 24 टन। नेक्स्ट है, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एयर सस्पेंशन। तो लेवलिंग वॉल्व हो गया, यह पार्ट ऑफ एयर सस्पेंशन होता है। इंस्टॉलेशन लीवर जो होता है यह भी पार्ट ऑफ एयर सस्पेंशन है। डुप्लेक्स चेक वॉल्व जो होता है यह भी पार्ट ऑफ एयर सस्पेंशन है। डंप वॉल्व इज द पार्ट ऑफ डब्ल्यू एस पी। सो डंप वॉल्व इज राइट आंसर, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एयर सस्पेंशन। मैक्सिमम परमिसिबल फ्लैट टायर फॉर पैसेंजर रेक, तो पैसेंजर रेक के लिए जो फ्लैट टायर का लिमिट है वो है 50 है, ये भी आपको पता होगा। 60 फॉर गुड्स रेक। ठीक है। डाई पेनिट्रेशन टेस्ट आपको पता होगा, यह किया जाता है टू डिटेक्ट द क्रैक्स। जो भी इंटरनल क्रैक्स होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए हम डाई पेनिट्रेशन, सॉरी, जो भी एक्सटर्नल क्रैक होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए हम डाई पेनिट्रेशन टेस्ट करते हैं। ठीक है। और इंटरनल क्रैक्स को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। ब्रेक पावर सर्टिफिकेट इज इशूड इन विच रजिस्टर। इस क्वेश्चन को आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं अगर आपको पता है कि ब्रेक पावर सर्टिफिकेट को किस रजिस्टर द्वारा इशू किया जाता है। आई डोंट नो रियल इट्स अ करेक्ट आंसर, सो आई एम नॉट कमेंटिंग अबाउट इट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70 की बात करेंगे, व्हाट इज़ द डिजाइन हाइट ऑफ एयर स्प्रिंग। तो ये आपको पता होगा कि डिजाइन हाइट ऑफ एयर स्प्रिंग जो होता है वह 292 प्लस 0 माइनस 5 होता है। ठीक है। तो जो भी डिजाइन हाइट ऑफ एयर स्प्रिंग होता है वह 292 प्लस 0 माइनस 5 होता है। एयर स्प्रिंग के बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है, जिसके अंदर अभी इन जनरल जो है तो 4 कॉन्फ़िगरेशंस में एयर स्प्रिंग्स आ रहे हैं। 120 किलो न्यूटन कैपेसिटी, 140 किलो न्यूटन कैपेसिटी, 160 किलो न्यूटन कैपेसिटी, 180 किलो न्यूटन कैपेसिटी के 4 वेरिएंट्स के एयर स्प्रिंग आ रहे हैं। ठीक है। दैट मीन्स अगर हम एज अ कलर कोडिंग के बेस पर बात करें तो यहाँ पे 4 वेरिएंट्स में एक तो हमारा स्काई ब्लू कलर हो गया, दूसरा रेड कलर हो गया, ठीक है, तीसरा ग्रीन कलर हो गया और एक ग्रे कलर। 4 कलर कोड्स में जो है तो इस एयर स्प्रिंग्स को डिज़ाइन किया जा रहा है। ठीक है। और इनकी डिज़ाइन हाइट की बात करें तो मैंने आपको बता दिया अभी 292 प्लस 0 माइनस 5, दैट मीन्स फॉर 292 टू 287 पे वेरी करेगा। ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ SCTR क्या होता है, तो सिंगल कार्टेस्टिक होता है, आपको पता होगा। नेक्स्ट है IRCA रूल पार्ट 4 की बात करें अगर, तो यह बेसिकली कोचिंग स्टॉक के लिए होता है। IRCA रूल पार्ट 4 जो होता है वह कोचिंग स्टॉक के लिए होता है। IRCA पार्ट 3 जो होता है बेसिकली वह फ्रेट स्टॉक के लिए होता है। ठीक है। नेक्स्ट है मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड MPS विथ स्कॉटिंग स्टाफ व्हेन सेकेंडरी आउटर कॉइल स्प्रिंग ऑफ LHB कोच इज ब्रोकन। तो सेकेंडरी आउटर कॉइल की बात हो रही है यहाँ पे। तो सेकेंडरी आउटर कॉइल स्प्रिंग ऑफ LHB कोच अगर वो टूट जाता है तो इस केस में मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड जो होता है वह 90 kmph होता है। कितना होता है, 90 kmph। ठीक है। और यहीं पे अगर प्राइमरी आउटर कॉइल स्प्रिंग की बात करें अगर LHB कोच में ब्रोकन हो जाता है तो इस केस में जो MPS विथ स्कॉटिंग स्टाफ है दैट इज 95 kmph है। ठीक है। 60 kmph जो होता है वह एयर स्प्रिंग के से रिलेटेड है, अगर वह डिफ्लेट हो जाता है। ठीक है। तो इस कंडीशन में 60 kmph का स्पीड रेस्ट्रिक्शन दिया जाता है। ICF की बात करें अगर, तो सेकेंडरी स्प्रिंग अगर टूट जाता है तो इस केस में उस कोच को डिटैच किया जाता है, सर्विस में नहीं लिया जाता। इसके अलावा अगर प्राइमरी स्प्रिंग उसकी टूट जाती है तो उस केस में 100 kmph का स्पीड रेस्ट्रिक्शन ICF कोच के साथ दिया जाता है। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ BDG की बात करें तो बैलेंस ड्राफ्ट केयर जो है इसका फुल फॉर्म है BDG इज नथिंग बट बैलेंस ड्राफ्ट केयर। क्लेविस इज अ पार्ट ऑफ, तो क्लेविस जो है बेसिकली स्क्रू कपलिंग का पार्ट है। ठीक है। स्क्रू कपलिंग का पार्ट है। इसके अलावा शाकू कपलिंग जो होती है वह डेमू या जो DPR स्टॉक होते हैं उसके अंदर होती है। वंदे भारत के अंदर भी इसका मॉडिफाइड फॉर्म है, बेसिकली इसको सेमी परमानेंट कपलर के नाम से बोला गया है। ठीक है। सेमी परमानेंट कपलर, वंदे भारत के अंदर जो सेमी परमानेंट कपलर है उसको रेल लेवल से 940 पर इंस्टॉल किया जा गया है। और इसका आमतौर पर जो है तो हमारा जो CBC है उसकी हाइट जो है, फ्री हाइट अगर बात करें तो 1105 होती है और 1030 तक वेरी करती है। ठीक है।
लेकिन वंदे भारत के केस में इसको 940 रखा गया है टू एकोमोडेट द सील्ड गैंगवेज। जो सील्ड गैंगवेज है हमारा, उसको एकोमोडेट करने के लिए इसकी हाइट को डिक्रीज किया गया है। वीपीएच की बात करें अगर, तो वीपीएच नथिंग बट दैट इज द पार्सल वैन। ठीक है, यह ट्रांसपोर्टेशन कोड है पार्सल वैन का। ठीक है, अभी हमने एलवीपीएच की बात करी, जो कि जिसकी कैरिंग कैपेसिटी कितनी थी, 24 टन थी। ठीक है, फॉइस का विस्तार बताइए। तो फॉइस का विस्तार जो है फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम है। कॉइस की बात करें तो कोचिंग ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें फर्स्ट टू डिजिट ऑफ वैगन नंबर इंडिकेट, तो फर्स्ट टू डिजिट होता है वह टाइप ऑफ वैगन को बताता है। ठीक है, इसके अलावा ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को जो है, तो नेक्स्ट जो उसका थर्ड और फोर्थ डिजिट है वह जो है बेसिकली ऑनिंग रेलवे को बताएंगे। ठीक है, इसके अलावा ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को फिफ्थ और सिक्स बताएंगे, और 7, 8, 9, 10 जो है वह उसका इंडिविजुअल वैगन नंबर होगा, और 11 जो होगा चेक डिजिट होगा। नेक्स्ट है इन एम्प्टी लोड डिवाइस, एम्प्टी के जो कलर होता है वह बेसिकली येलो को इंडिकेट करता है। ठीक है, एम्प्टी येलो, और ब्लैक जो होता है बेसिकली वह लोडेड को इंडिकेट करता है। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करेंगे। वन ऑफ द सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग फॉर कैपिटल एंड अदर वर्क एक्सपेंडिचर डीआरएफ स्टैंड्स फॉर। तो बेसिकली डीआरएफ का जो मतलब होता है वह डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59 की बात करेंगे यहाँ पे। व्हेन डेप्थ ऑफ द व्हील फ्लेंज इज इंक्रीज टू 35 फॉर वीजी स्टॉक इट इज कॉल्ड अ डीप फ्लेंज। तो अगर फ्लेंज की बात करें तो फ्लेंज का जो डेप्थ है अगर 35 तक हो जाए, दैट मीन्स 28.5 जो होती है वह न्यू फ्लेंज थिकनेस होती है। अगर उसका जो थिकनेस कम होके उसका जो डेप्थ है, ठीक है, वह इंक्रीज हो जाए 35 तक, तो इस केस में वह डीप फ्लेंज माना जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द टारगेट वाल्व ऑफ पीएच, टारगेट वैल्यू, सॉरी यहाँ पे टारगेट वैल्यू होगा ऑफ पीएच इन बायोडाइजेस्टर टैंक। तो बायोडाइजेस्टर टैंक जो होता है उसके अंदर जो उसकी टारगेटेड पीएच वैल्यू होती है वह 6 to 9 होती है। कितनी होती है? 6 to 9 इज द राइट आंसर। इसको भी याद रखिएगा, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 6 to 9 इज द टारगेटेड वैल्यू ऑफ पीएच इन अ बायोडाइजेस्टर टैंक। ठीक है, हाउ मेनी ब्रेक सिलेंडर्स आर यूज्ड इन वन एलएचबी कोच। तो एक एलएचबी कोच के अंदर टोटल 8 ब्रेक सिलेंडर्स यूज़ किए जाते हैं, और जबकि एक आईसीएफ कोच के अंदर टोटल 4 ब्रेक सिलेंडर्स यूज किए जाते हैं। ब्रेक एक्सीलरेटर जो होता है बेसिकली वह किससे कनेक्ट होता है? बीपी, एफपी, वीसी, बोथ एंड बी। तो यह बेसिकली बीपी पाइप से कनेक्ट होता है जब भी इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन जो होता है। तो इस केस में जो है ब्रेक एक्सीलरेटर से पूरा प्रेशर डाउन हो जाता है और पूरे कोच में प्रेशर लगता है, पूरे ट्रेन में। फंक्शन डंप वाल्व इन डब्ल्यूएसपी सिस्टम इज। तो डिक्रीज वीसी प्रेशर, इंक्रीज वीसी प्रेशर, मेंटेन वीसी प्रेशर। तो जो डंप वाल्व होता है बेसिकली अगर बात करें तो उसको डीवी और ब्रेक सिलेंडर के बीच में लगाया जाता है। ठीक है, और इस केस में वो जो ब्रेक सिलेंडर प्रेशर को रेगुलेट करता है। ठीक है, दैट मीन्स व्हाट, इसका मतलब यह है कि सभी एक्सल जो हैं वह यूनिफॉर्म स्पीड से रोटेट करें। इसके लिए जो है तो ब्रेक सिलेंडर प्रेशर्स को रेगुलेट करना होता है। तो यह काम जो है डंप वाल्व द्वारा किया जाता है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, पूछा जा रहा है द के टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक शुड बी चेंज्ड इफ worn आउट बियॉन्ड। तो के टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक जो होता है वह 12 जो होता है इनका कंडेम लिमिट होता है। नेक्स्ट है ब्रेक सिलेंडर रिलीज टाइम पूछा गया है फॉर एलएचवी कोच। तो कितना होता है? 15 to 20 सेकेंड्स होता है। ठीक है, एलएचवी कोच के अंदर ब्रेक सिलेंडर रिलीज टाइम। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ एंटी रोल बार, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंटी रोल बार जो होता है बेसिकली वह रूलिंग मोशन ऑफ द कोच को रजिस्ट करता है। ठीक है, दैट मीन्स व्हाट, बेसिकली इसका रोल जो होता है या कर्व निगोशिएशन के दौरान आता है। कर्व निगोशिएशन के दौरान जैसे कोच और जो हमारा बोगी होता है उसमें रिलेटिव मोशंस होता है, तो उसको निगोशिएट करने के लिए या कंपनसेट करने के लिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे। व्हाट इज द लिमिट ऑफ एयर गैप बिटवीन सेंसर एंड फोनिक व्हील। तो एलएचवी के अंदर जो है
तो सेंसर और फोनिक व्हील दैट मीन्स WSP का पार्ट है ये भी, ठीक है। इनके बीच का एयर गैप जो होता है वह बेसिकली 0.9 टू 1.4 mm होता है। नेक्स्ट है ब्रेक एक्सेलरेटर एक्चुएट्स ड्यूरिंग। तो ब्रेक एक्सेलरेटर जो होता है, मैंने आपको बताया था अभी, इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन के दौरान ब्रेक एक्सेलरेटर जो होता है वह एक्चुएट के होता है। व्हाट इज LSD? तो LSD इज नथिंग बट अ लोड सेंसिंग डिवाइस बोलते हैं इसको। यह BLC वैगन में होता है, ठीक है, यूज होता है। व्हाट इज द WSP? WSP आपको पता है व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन डिवाइस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर डोर ऑपरेशन ऑन बॉब आयरन वैगन। तो बॉब आयरन वैगन के केस में, बॉब आयरन वैगन इज अ काइंड ऑफ हॉपर वैगन, तो इस केस में जो मिनिमम प्रेशर होता है रिक्वायर्ड फॉर डोर ओपनिंग दैट इज अ 5.0 mm, ठीक है। 5.0 mm प्रेशर पर जो है तो इसको ऑपरेट किया जाता है। मिनिमम एयर प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर WRA पंप। तो WRA पंप के लिए जो हमारा मिनिमम एयर प्रेशर होता है वह 0.35 kg/cm² चाहिए। और मैक्सिमम एयर प्रेशर अगर बात करें यहाँ पे तो 0.75 kg/cm² प्रेशर होता है। तो 0.35 एंड 0.75 kg/cm² प्रेशर पर बॉर्डर रेजिंग apparatus या WRA पंप कार्य करते हैं। नॉमिनल फ्री हाइट ऑफ स्नबर स्प्रिंग ऑफ कैसना बोगी एक्सेप्ट 22 HS। तो इस केस में जो है तो नॉर्मल फ्री हाइट जो होती है वह 20, जैसे कैसना 22 NLB हो गया या W हो गया या कैसना 22 WM हो गया, तो इन सब केसेस में जो होता है नॉमिनल फ्री हाइट होता है वह 294 mm होता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। What is the nominal lateral clearance between side frame and bolster in Cessna 22W WM 22NL NLV? तो इस केस में जो नॉमिनल लेटरल क्लियरेंस होता है बिटवीन साइड फ्रेम एंड बोल्स्टर वह 18 mm होता है। कितना होता है? 18 mm, ठीक है, इन सभी केसेस में। नेक्स्ट है व्हाट इज द कलर ऑफ ग्रुप बी स्प्रिंग। तो आपने देखा होगा कैसना बोगी के अंदर जो बोल्स्टर स्प्रिंग होती है उसको टोटल 5 बैंड्स दिए गए हैं। दैट इज अ ग्रीन, येलो, ऑरेंज, वाइट और रेड। रेड इज अ कंडमनिंग, ठीक है। तो इस केस में, ठीक है, अगर हम बात करें तो जो ग्रुप बी बैंड है, ग्रुप बी स्प्रिंग का कलर बैंड है वह क्या होगा? येलो कलर होगा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ग्रुप ए की बात करें अगर, ग्रुप ए स्प्रिंग्स, तो वह ग्रीन कलर की होंगी। टाइप ऑफ बैक्टीरिया यूज इन बायो टॉयलेट। तो एनारोबिक बैक्टीरिया को यूज़ किया जाता है। टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो होता है वो बेसिकली एनारोबिक बैक्टीरिया होता है, ठीक है। दैट इज इनोकुलम टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज यूज्ड इन बायोडाइजेस्टर टैंक। नेक्स्ट है ग्रॉस लोड ऑफ BRN वैगन की बात करें तो BRN वैगन जो होता है वह बेसिकली वह 20.3 टन एक्सल लोड के साथ होता है। और इस केस में अगर ग्रॉस लोड की बात करें तो 81.28 टन होगा। नेक्स्ट है फ्रॉम वेयर इज द वेट ऑफ द कोच बॉडी इज ट्रांसफर्ड ऑन ट्रॉली इन एन ICF कोच। तो साइड बीरर से जो है तो यह वेट ऑफ कोच बॉडी ट्रांसफर होता है, ठीक है, ICF कोच के अंदर। नेक्स्ट है एक्सेल लोड ऑफ बॉक्सन एस वैगन। देखिए बॉक्सन एस वैगन जो होता है यह नया तरह का वैगन है, यह बेसिकली डोरलेस वैगन है, ठीक है। और इसका जो एक्सेल लोड होता है वह 25 टन होता है, ठीक है। और इसका जो मैक्सिमम स्पीड होता है वह 45 किलोमीटर होता है पर आर। इन द केस ऑफ लोडिंग कंडीशन, लोडेड कंडीशन और एम्प्टी कंडीशन में जो है तो यह 85 kmph स्पीड से मूव करता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है इन अ PL नंबर। देखिए ये PL नंबर पे ये क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूछा जा रहा है 2107411 8 डिजिट का PL नंबर होता है, प्राइस लिस्ट नंबर, ठीक है, ये प्राइस लेजर नंबर जो भी बोले आप। व्हाट डस 9 इंडिकेट्स। तो 9 जो है यहाँ पे लास्ट में है तो यह चेक डिजिट को इंडिकेट करता है। बेसिकली ये ग्रुप होता है 8 डिजिट के अंदर। तो जो मेजर ग्रुप होता है वह फर्स्ट 2 डिजिट होता है, सब ग्रुप जो होता है सेकंड 2 डिजिट जो सब ग्रुप को बताता है। और थर्ड जो है यह इंडिविजुअल जो है तो प्राइस जो भी मटेरियल है उनका नंबर होता है, इंडिविजुअल नंबर होता है, ठीक है। और लास्ट वाला जो डिजिट होता है वह चेक डिजिट होता है, ठीक है। तो अंडर विच आर द फॉलोइंग ग्रुप C&W पार्ट्स आर लिस्टेड। तो C&W पार्ट्स होते हैं वह बेसिकली 30 to 39 के अंदर लिस्टेड होते हैं, ठीक है। तो ये में यहाँ पे मतलब बात की जा रही है मेजर ग्रुप की। तो मेजर ग्रुप के अंदर जो है जैसे मैंने आपको बताया कि 21 है ना, ये वाला जो फर्स्ट 2 डिजिट होगा वो मेजर ग्रुप को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो इसके केस में यहाँ पे मैंने ग्रुप के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। 00 to 09 स्टीम लोगों को रिप्लिकेट करता है। 10 to 19 जो होता है वह डीजल लोगों को, 20 to 29 इलेक्ट्रिक लोगों को, 30 to 39 जो है C&W पार्ट्स को बताता है, ठीक है। जैसे मैंने बात किया 38 जो है तो EM पैड के लिए हो गया।
40 to 49 जो होता है वो बेसिकली ए इलेक्ट्रिकल को रिप्रेजेंट करता है। 50 to 59 जो होता है बेसिकली एस को करता है। 60 to 69 जो होता है वह पीवे एंड इंजीनियरिंग को करता है। 70 to 99 जो है वह स्टोर्स को डेडिकेटेड है। तो 70 से 99 तक स्टोर्स के लिए है, और 98 जो होता है वह स्क्रैप्स के लिए होता है। ठीक है, 98 को याद रखिए आप, ये स्पेशल दिया गया है, मतलब वो स्टोर का ही पार्ट है, लेकिन 98 को स्क्रैप्स के रूप में अलग से डिपिक्ट कराया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 की बात करेंगे, फ्रिक्वेंसी ऑफ SS3। तो SS3 जो होता है वो जनरली एक तरह से हम बोल लेते हैं POH की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो POH जो होता है वो बेसिकली वह 6 ईयर्स में होता है। SS3 जो सॉफ्ट शेड्यूल 3 होता है वह 6 ईयर्स में होता है। The items which have not been issued for past 2 years and are not likely to be used within next 2 years are known as, तो डेड सरप्लस स्टोर्स के रूप में हम इनको देखते हैं। ठीक है, इसके बाद है विच आर द फॉलोइंग इज कॉल्ड इन्वेंटरी। तो फिनिश्ड गुड्स हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, स्क्रैप हो गया, तो ये सभी जो होते हैं वह इन्वेंटरी का पार्ट होते हैं। नेक्स्ट है ए डायमेंशन ऑफ द बॉब आयरन वैगन। तो ए डायमेंशन ऑफ द बॉब आयरन वैगन जो होता है वह 27 + 2 - 0 होता है। 27 + 2 - 0 होता है। और अदर जो स्टॉक्स होते हैं जैसे बॉक्सन हो गया, या फिर अदर जितने भी कैरिंग स्टॉक्स होते हैं उनका जो ए डायमेंशन होता है वह 70 + 2 - 0 होता है। जबकि बॉब आयरन के केस में इसका जो ए डायमेंशन है वह 27 + 2 - 0 होता है। ठीक है, व्हाट इज द पिस्टन स्ट्रोक ऑफ BB-Jersey। तो BB-Jersey का पिस्टन स्ट्रोक जो होता है वह 70 mm ± 10 mm होता है। ठीक है, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द कंट्रोल रिजर्वायर इन गुड्स ट्रेन। तो गुड्स ट्रेन के अंदर जो कैपेसिटी होती है कंट्रोल रिजर्वायर की वह 6 लीटर होती है, और इसके अंदर जो प्रेशर होता है वह 5 kg/cm² होता है। कंट्रोल और डाया अगर बात करें यहाँ पे, तो ब्रेक वैगन के अंदर, एयर ब्रेक वैगन के अंदर जो होता है वह 32 mm का कंट्रोल और डाया होता है। नेक्स्ट है द हाई कैपेसिटी ड्राफ्ट गियर RF361 इज द हाई कैपेसिटी ड्राफ्ट गियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है मिनिमम, ये जो है तो ये ड्राफ्ट गियर वैगन में यूज़ किए जाते हैं। मिनिमम डायमीटर ऑफ द व्हील ऑन अ ट्रेड ऑफ बॉक्स एंड वैगन ड्यूरिंग सर्विसेज। तो ड्यूरिंग सर्विसेज अगर बात करें तो जो मिनिमम डायमीटर होता है वह 906 mm होता है। कितना होता है? 906 mm, दैट इज ए कंडेम साइज विद सुटेबल पैकिंग जो है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द व्हील ऑन ट्रेड ऑन बॉक्स एंड वैगन। तो बॉक्स एंड वैगन के अंदर जो मैक्सिमम डायमीटर ऑफ व्हील होगा वह 840 mm होगा। कितना होगा? 840 mm। लाइक जो हमारा LCC F20C BLC वैगन होता है, तो उसी तरह से ये 840 mm जो होता है इसका मैक्सिमम डायमीटर होता है ऑफ व्हील ऑन ट्रेड। नेक्स्ट है मैक्सिमम परमिसिबल फ्री स्लैक इन द ड्राफ्ट गियर इन सर्विस। तो मैक्सिमम परमिसिबल फ्री स्लैक जो होता है वह ड्राफ्ट गियर इन सर्विस अंदर जो होता है वह 25 mm का ड्राफ्ट मैक्सिमम फ्री स्लैक होता है। नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग स्टॉक डज नॉट हैव द ROH फ्रिक्वेंसी ऑफ 24 मंथ। तो BCCNR, ठीक है, बॉक्सन LW, बॉब आयरन, ठीक है, और बॉक्सन। तो बॉक्सन का जो है यहाँ पे वह 24 मंथ नहीं होता, 18 मंथ होता है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड पैकिंग की बात करें ICF के अंदर, तो ICF के अंदर जो स्टैंडर्ड पैकिंग होती है वह 13, 26 और 48 की होती है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच RDSO टेक्निकल पैम्पलेट्स इज रेफर टू फाइंड इंस्ट्रक्शंस ऑफ बॉक्स एंड वैगन फिटेड विथ बॉक्स कैसनव 20 कैसनव बोगीज एंड ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम। ठीक है, तो G70 जो होता है बेसिकली वह बॉक्स एंड वैगन को डील करता है। ठीक है, तो G70 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है which RDSO's technical pamphlets is referred to find instructions for inspection and maintenance of कैसना बोगी। तो कैसना बोगी का जो मेंटेनेंस होता है, इंस्पेक्शन होता है, उसके लिए टेक्निकल पैम्पलेट्स G95 है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है लेटरल मूवमेंट ऑफ, ठीक है, G97 जो होता है वह एयर ब्रेक सिस्टम के लिए होता है। ठीक है, वैगन में जो एयर ब्रेक सिस्टम है उसका मेंटेनेंस, इंस्पेक्शन मेंटेनेंस की बात करें तो G97 का यूज़ किया जाता है। लेटरल मूवमेंट ऑफ व्हील्स इज कंट्रोल्ड बाई। तो लेटरल मूवमेंट ऑफ व्हील्स जो होते हैं वह ICF कोच के अंदर एक्सेल गाइड्स के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे, अंडर विच शेड्यूल सिंगल कार टेस्ट रिंग इज कैरीड आउट। तो सिंगल कार टेस्ट रिंग जो होता है वह बेसिकली सिंगल कार टेस्ट जो होता है वह IOH के अंदर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोचिंग स्टॉक एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग ह्यूमन लाइफ दैट इज इंक्वायर्ड बाय CRS, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी जो होते हैं उनके द्वारा इसको इंक्वायर किया जाता है। ठीक है, तो
टू सी क्लास ओडीसी शैल बी मूव्ड ड्यूरिंग डे टाइम ओनली। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन कोड फॉर आईसीएफ पेंट्री कार। तो आईसीएफ पेंट्री कार के लिए ट्रांसपोर्टेशन कोड डब्ल्यूसीबी यूज़ किया जाता है। द डिवाइस यूज फॉर प्रोटेक्टिंग वर्टिकल स्लाइडिंग बिटवीन लोको एंड पावर कार, तो उसको हम रेस्ट्रिक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेस्ट्रिक्टर। ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शॉक ऑब्जर्वर्स और यूज्ड इन एलएचबी कोचेस? तो एलएचबी कोचेस के अंदर तो टोटल अगर बात करें तो 9 शॉक ऑब्जर्वर्स की यूज़ किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे टाइप्स का मतलब यहाँ पे क्या है। ठीक है। अगर बात करें तो एक तो टाइप जो है तो वर्टिकल शॉक ऑब्जर्वर का यूज़ किया जाता है। तो वर्टिकल शॉक ऑब्जर्वर या वर्टिकल डैम्पर बोलें तो इसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों जगह पे डैम्पर का यूज़ किया जाता है। तो 4 प्राइमरी डैम्पर यूज़ किए जाते हैं। ठीक है। और 2 सेकेंडरी डैम्पर यूज़ किए जाते हैं। ठीक है। तो 4 2 6 हो गया ये। और इसके अलावा 2 यार्ड डैम्पर यूज़ किए जाते हैं। ठीक है। तो 8 हो गया। और एक जो है तो लेटरल डैम्पर को यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो आई डोंट गेटिंग ये क्या पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शॉक ऑब्जर्वर्स आर यूज्ड इन एचपी कोचेस? तो मे भी हो सकता है वर्टिकल प्राइमरी, वर्टिकल सेकेंडरी, वर्टिकल या और लेटरल। ठीक है। तो वर्टिकल प्राइमरी, वर्टिकल सेकेंडरी और लेटरल और या। ठीक है। इसके बारे में पूछा है। तो टोटल 9 डैम्पर होते हैं वह हमारे एलएचबी कोचेस के अंदर यूज़ किए जाते हैं एक बोगी में और एक बोगी के अंदर। और एलएचबी कोच अगर पूरे कोच में बात करें तो टोटल 18 डैम्पर को यूज़ किया जाता है। और यही वंदे भारत के अंदर जो है तो इस डैम्पर में जो है जैसे यहाँ पे यही सेम डैम्पर्स यूज़ किए जाते हैं, केवल यहाँ पे लेटरल डैम्पर एक यूज़ किया जाता था। और यहाँ पे जो वंदे भारत है उसके अंदर टोटल 10 डैम्पर जो है तो एक बोगी के अंदर यूज़ किए जाते हैं, जिसमें 2 लेटरल डैम्पर कर दिया गया है। तो इस तरह से अगर वंदे भारत कोच की बात करें अगर तो उसके अंदर वंदे भारत की जो बोगी है उसके अंदर हम बात करें अगर तो 4 प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर एक बोगी के अंदर यूज़ किया जाता है। ठीक है। 2 सेकेंडरी डैम्पर एक बोगी के अंदर यूज़ किया जाता है। 2 यॉ डैम्पर एक बोगी के अंदर यूज़ किया जाता है और 2 लेटरल डैम्पर एक बोगी के अंदर यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से टोटल 10 डैम्पर जो है एक बोगी में और टोटल एक कोच में जो है 20 डैम्पर्स का यूज़ किया जाता है या शॉक ऑब्जर्वर्स का यूज़ किया जाता है वंदे भारत के अंदर। नेक्स्ट है टेयर वेट ऑफ बॉक्सन वैगन। तो बॉक्सन वैगन का जो टेयर वेट होता है वह 22.47 टन होता है। नेक्स्ट है टेयर वेट। अगर बात करें यहाँ पे ओवरऑल वेट था आईसीएफ और आरसीएफ कोच बॉडी, तो ये कितना होता है 3245 mm होता है। ठीक है। 3245 mm। नेक्स्ट है द स्टैंडर्ड व्हील गेज ऑफ पैसेंजर वीजी कोचिंग स्टॉक्स। तो यह जो होता है बेसिकली वह 1600 + 2 - 1 होता है। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है वर्किंग प्रेशर ऑफ बीटीपीएन सेफ्टी वाल्व की बात करें तो जो वर्किंग प्रेशर ऑफ बीटीपीएन सेफ्टी वाल्व होता है वह 1.4 kg/cm² होता है। बीटीपीएन के अंदर जो सेफ्टी वाल्व होता है उसका वर्किंग प्रेशर। स्लैकलेस ड्रॉबार की बात करें तो बीएलसी वैगन के अंदर यूज होता है, जिसका हाइट फ्रॉम द रेल लेवल वह 945 होता है। ठीक है। नेक्स्ट है 845 होता है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ लेवलिंग valve fitted in one air spring bogie R। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्लैकलेस ड्रॉवर को हमने देख लिया 845 होता है। ठीक है। ये बेसिकली बी कार से कनेक्ट करने के लिए जो है तो इसको यूज़ किया जाता है। या जैसे ए कार है और बी कार के बीच में कनेक्शन करना है, मतलब कनेक्ट करना है, उनको कपल करना है, तो उस केस में भी स्लैकलेस ड्रॉवर का यूज़ किया जाता है। नंबर ऑफ लेवलिंग वॉल की बात करें अगर फिटेड इन वन एयर स्प्रिंग तो टोटल 2 नंबर ऑफ लेवलिंग वॉल यूज़ किए जाते हैं एक एयर स्प्रिंग के अंदर। टाइप ऑफ बोगी यूज्ड इन हाइब्रिड कोचेस। तो मॉडिफाइड आईसीएफ बोगी जो होता है हाइब्रिड कोचेस के अंदर यूज़ की जाती है। नंबर ऑफ डंप वॉल इन वन एलएचबी कोच की बात करें तो टोटल 4 डंप वॉल, जितने एक्सल होंगे उतने डंप वॉल होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है राइडिंग इंडेक्स ऑफ एलएचबी कोच। तो 2.75 जो होता है राइडिंग इंडेक्स होता है इसका। नेक्स्ट है सेंटर पीवट ऑफ कैसना बोगी मेड अप ऑफ। सेंटर पीवट ऑफ कैसना बोगी जो होता है बेसिकली वो कास्ट स्टील का बना होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है मैक्सिमम एंड मिनिमम बफर हाइट डिफरेंस होता है वो ऑफ आईसीएफ कोच फ्रॉम रेल लेवल इज 75 का डिफरेंस देखने को मिलता है। नेक्स्ट है एक्सल लोड ऑफ नॉन एसी कोच जो होता है वह 13 टन होता है। ठीक है। तो नॉन एसी कोच होता है आईसीएफ के अंदर वह 13 टन होता है। एसी कोच होता है उसका 16 टन का बोगी होता है।
ठीक है, 16 टन बोगी, 13 टन बोगी। और इसके अलावा वंदे भारत की बात करें तो वंदे भारत के अंदर जो है तो है 17 टन एक्सेल लोड यूज़ किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है पीओएच ऑफ बॉक्सन वैगन की बात करें। अच्छा, इसके अंदर जो है तो अगर बात करें तो 2896 जो है व्हील बेस यूज़ किया गया है। ठीक है, आईसीएफ कोच के अंदर हमारा 2896 का व्हील बेस यूज़ किया जाता है। जबकि अगर बात करें तो एलएचवी कोच के अंदर 2560, ठीक है, 2560 का व्हील बेस यूज़ किया जाता है। और वंदे भारत के अंदर जो है यह 2700 का व्हील बेस यूज़ किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे। पी ओ एच ऑफ बॉक्सन वैगन इज डन एट अ इंटरवल ऑफ, तो बॉक्सन वैगन का जो पी ओ एच होता है वह 54 मंथ्स में होता है। राइडिंग इंडेक्स ऑफ आईसीएफ कोच होता है वह 3.5 होता है। तो इस तरह से हमने जो है तो इस पेपर के 110 क्वेश्चंस को 40 मिनट्स में कंप्लीट किया और काफ़ी रैपिड फायर रिवीजन हुआ। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।